जमानत यानी कि बेल के बारे में। यानी कि जमानत यानी कि बेल होती क्या है, जमानत कब और कैसे दी जाती है। जमानत में जो दो वर्ड यूज किए जाते हैं, बंद पत्र या मुचलके जिसको कहते हैं मुचलका, और प्रतिभू क्या होता है, और जमानत कितने प्रकार की होती है, इस बारे में हम आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, तो जमानत होती क्या है। जैसे कि हम सभी साधारण रूप से जानते हैं या जनरल हम बात करते हैं, जमानत का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जो जेल में है उसे जेल से रिहा करवाना। ये जो रिहाई होती है वो अस्थायी होती है, ये परमानेंट रिहाई नहीं है, ये अस्थायी रिहाई होती है जब तक कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ दंडिक प्रकरण पेंडिंग है, जब तक वो पेंडिंग रहेगा तब तक उसको जेल से मुक्त किया जाता है। और जब विचारण समाप्त हो जाता है तो उसको न्यायालय में उस आदेश को सुनने के लिए आना होगा और जो न्यायालय आदेश देगा उसको मानना होगा। अब जमानत का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको एज ए डेफिनेशन देखें तो जमानत का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई विचाराधीन है। यानी कि दंडिक कार्रवाई का मतलब क्या होता है, दंडिक कार्रवाई का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध का आरोप है। अब जब आरोप लगाया जाता है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अन्वेषण करती है, वो उसके बाद में न्यायालय द्वारा जांच यानी कि जिसे हम इंक्वायरी भी कहते हैं और विचारण जिसे ट्रायल कहते हैं, ये तीनों मिलकर दंडिक कार्रवाई को बनाते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये इन्वेस्टिगेशन, जांच और विचारण पेंडिंग है तब उस दौरान उसको जेल से, जो अब मान लीजिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको अभिरक्षा से मुक्ति, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दंडिक कार्रवाई पेंडिंग है तो उसे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो दोषी ही है, इसीलिए उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वह जेल से बाहर आए और अपना जो पक्ष है वो रखे और जो न्यायालय ने शर्तें लगाई है उनका उल्लंघन ना करे। अगर कोई व्यक्ति उन जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे वापस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। अब सबसे पहला सवाल तो आता है कि उसके लिए शर्तें कौन कौन सी हो सकती है। न्यायालय अपने अनुसार कोई भी शर्त लगा सकता है। बेसिकली न्यायालय ये शर्त लगाएगा कि वो व्यक्ति जो जमानत दे रहा है, जिसको अभिरक्षा से मुक्त किया जा रहा है, वो गवाह में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन को जो चल रही है या विचारण को उसको बाध्य नहीं करेगा, या जो गवाह है उनको धमकाएगा नहीं। इस प्रकार की जो भी शर्तें हैं जो न्यायालय को उचित लगती है वो उस पर लगा सकती है। ये तो हो गई जमानत वाली बात। पर जमानत जब हम देते हैं तो उसमें दो वर्ड सबसे ज्यादा कॉमन आते हैं। पहला तो है बंद पत्र या जिसको उर्दू में हम मुचलका कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड, और दूसरा है प्रतिभू यानी कि श्योरिटी जिसको हम साधारण भाषा में जमानत बोलते हैं। अब जब कोई व्यक्ति न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करता है तो न्यायालय उसको एक ऑर्डर देता है कि आपको हम अभिरक्षा से विमुक्त करते हैं अगर आप मुचलका और प्रतिभू पेश करते हैं। मुचलका जो उसमें क्या, जब भी हम कभी बात करते हैं, जो जिसने अभी आज दिन तक कभी जमानत दी है वो हमेशा देखेगा कि जब न्यायालय ऐसा कोई आदेश देता है तो उसमें एक रकम लिखी होती है। रकम कैसे लिखी होती है कि फला व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इतना आदेश दिया गया है, जिसके विरुद्ध मान लीजिए चोरी का आरोप है या किसी अन्य अपराध का आरोप लगाया गया है जो अभिरक्षा में है, उसे 20,000 रुपए का मुचलका और 10,000 रुपए की जमानत देने पर छोड़ दिया जाए। ये जो अमाउंट दी गई ये क्या चीज है, ये हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। जो अमाउंट होती है वो ऐसी होती है कि जिस व्यक्ति को, जैसे कि अभी हमने बोला मुचलका क्या होता है और जमानत, पहले इसको दोनों समझ लेते हैं फिर इस अमाउंट को भी समझ लेंगे। मुचलके का मतलब होता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, यानी कि जो अभियुक्त व्यक्ति है, वो न्यायालय में लिख कर देता है अपनी तरफ से कि न्यायालय ने जो मुझे जमानत का आदेश दिया है, अगर मैं उन शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो या मैं भाग जाता हूं। बेसिकली जो जमानत होती है उसमें एक वर्ड आता है कि ये जब भी न्यायालय बुलाया जाएगा वो न्यायालय में हाजिर होगा। अगर वो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो भी वो अपने बंद पत्र का भंग करता है। तो बंद पत्र इस आशय का देता है कि अगर मैं न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर या न्यायालय की दूसरी जो शर्तें मुझ पर लगाई गई है उन शर्तों का भंग करता हूं तो न्यायालय को अधिकार है कि वो जो रकम मुझे बता रही है मैं इसे रिकवर कर सकती है। यानी कि जैसे कि अभी हमने बात की, जब हम
आदेश दिया जाता है तो उसमें एक रकम बताई जाती है, तो वो रकम अगर वो भंग करता है अपनी जमानत को तो वो रकम उससे रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति खुद लिख के देखता है उसको कहते हैं बंध पत्र। अब जो प्रतिभू होता है वो क्या होता है? प्रतिभू का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है तो उसकी ओर से दूसरा व्यक्ति एक जो प्रतिभू लिख के देता है कि जिस व्यक्ति को जमानत दी जा रही है वो न्यायालय के सामने हमेशा उपस्थित रहेगा या उसकी जो दूसरी शर्तें हैं उनका भी पालन करेगा। अगर वो पालन नहीं करता है या उपस्थित नहीं होता है तो और जो उससे रकम वसूल करने का न्यायालय को अधिकार है, अगर वो वसूल नहीं होती है तो मैं इतनी रकम जो न्यायालय ने आदेश किया है वो जमा करवा दूंगा। अब ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। अब जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए मेरे पे एक चोरी का आरोप लगाया गया, अब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं क्या दोषी हूं? ये तो ट्रायल खत्म होगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सब कंप्लीट होगा, उसके बाद में मुझे अगर दोषी करा दिया जाता तो मुझे जेल में भेजा जाए। लेकिन तब तक तो मुझे जेल से छूटने का अधिकार है, क्योंकि ये तो मेरा जो हम कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं स्वतंत्र घूमूं। तो मैं न्यायालय से कहता हूं कि मैं अभी तक दोषी करार नहीं हुआ हूं, इसलिए मुझे छोड़ा जाए। जो न्यायालय शर्त लगाएगा उसको मानने को तैयार हूं। तो न्यायालय मुझे कहती है कि ठीक है आपको छोड़ा जाता है, लेकिन आपको 20,000 रुपए का मुचलका और 10,000 रुपए की जमानत देनी होगी। तो ये दो 20,000 का मुचलका है, तो मैं लिख के देता हूं कि अगर मैं न्यायालय में उपस्थित नहीं होता हूं या जो जमानत की शर्तें हैं उनका उल्लंघन करता हूं तो न्यायालय को अधिकार है कि वो मुझसे 20,000 रुपए ले ले। तो ये तो था मेरा मुचलका और 10,000 रुपए की जमानत, यानी कि मेरे बिहाव पर मेरा कोई फ्रेंड है या जो मेरा नोन है वो मेरे बिहाव पर ये शर्त जो एक देता है, प्रतिभू देता है कि अगर यह व्यक्ति यानी कि ये व्यक्ति भाग जाता है या न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन करता है और इससे जो राशि है 20,000 रुपए की वो रिकवर नहीं होती है तो मैं 10,000, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय ने 20,000 का मुचलका और 10,000 की जमानत का आदेश दिया था। तो जो जमानती होगा वो कहता है कि मैं 10,000 रुपए जमा करा दूंगा, या न्यायालय मैं नहीं जमा कराता तो न्यायालय को अधिकार है कि वो मेरी संपत्ति में से वो 10,000 रुपए रिकवर कर ले। तो ये तो हो गई बात मुचलके और जमानत की। तो अब क्या ये पैसे जो न्यायालय देती है, न्यायालय जो आदेश देती है, वो जमा कराने से दोनों फ्री हो जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं है। अगर किसी अपराधी ने कोई अपना बंध पत्र का भंग किया है, जैसे हमने कहा उपस्थित नहीं हुआ है, भाग गया है, या जो उसने न्यायालय की जो शर्तें थी जमानत की उनका भंग किया है, तो वो 20,000 रुपए देकर उनसे अभिरक्षा से छूटेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति जिसने बंध पत्र दिया है, जो अभियुक्त था, अगर वो बंध पत्र का भंग करता है तो उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। साथ में ही न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वो जो जमानत की राशि थी उसको रिकवर कर सके। जो 20,000 जो मेरे पे लगाए गए थे वो न्यायालय को अधिकार होगा कि वो मुझसे रिकवर कर सके। तो ये तो हो गया बंध पत्र की बात। अब हमेशा सवाल पूछा जाता है कि जो जमानत देता है मेरे बिहाफ पर, जैसे किसी और ने जमानत दी है कि ये नहीं आएगा तो मैं 10,000 रुपए जमा करा दूंगा, तो क्या उसको भी जेल जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर अभियुक्त से, यानी कि यहाँ पर मैं हूं अभियुक्त, अगर मुझसे वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया और मैं अपनी जो शर्तें थी भंग कर देता हूं, मुझसे वो जो 20,000 रुपए थे जो जिसकी मैंने मुचलका भरा था, अगर मुझसे रिकवर नहीं होता है तो फिर न्यायालय प्रतिभू के पास जाएगा कि आपने इसकी गारंटी दी थी कि ये व्यक्ति हाजिर होगा न्यायालय में और न्यायालय की जो शर्तें हैं, जमानत की शर्तें हैं, उनका पालन करेगा। तो ऐसी जो शर्तें थी उनका पालन करने का जो था वो नहीं हुआ और ये भंग हो चुका है, इसलिए अब आप यहाँ पर 10,000 रुपए जमा कराएं या जो अमाउंट बताई गई थी वो जमा कराएं। तो अगर वो जमा करा देता है ठीक, नहीं तो उससे वो रिकवर किया जाएगा। रिकवर कैसे किया जाएगा कि जब व्यक्ति जमानत देता है तो वो एक संपत्ति अपनी बताता है कि मेरे पास ये संपत्ति है, अगर मैं पैसे नहीं देता हूं तो मेरी इस संपत्ति को आप बेचकर मुझसे रिकवरी कर सकते हो। तो इस प्रकार से वो रिकवरी की जा सकती है। तो ये हो गया बंध पत्र और प्रतिभू, जिसे हम साधारण रूप से मुचलका और जमानत कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? अब चलिए बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसका फॉर्मेट होता है, जो हमने एक जो बेसिक फॉर्मेट है वो बता रहा हूं आपको मैं। इसमें होता है ये जो फॉर्मेट है, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो कहलाता है मुचलका, यानी कि
जो अभियुक्त है वो इसमें फिल करता है और उसको साइन करके देता है। इसमें भी आप देखें, अगर अदालत में, जिस अदालत में मेरा मुकदमा मुलतवी किया जाता है, यानी कि जिस अदालत में मेरा मुकदमा चलेगा उसमें हाजिर होऊंगा और उसमें गलती करूंगा तो न्यायालय मुझसे इतना रुपए रिकवर जब तक कर सकता है, रिकवर कर सकता है। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो देखें, ये जो पार्ट है ये होता है जमानती का पार्ट। उसमें ये कहता है, नीचे आप देखें, मैं इस व्यक्ति को जमानत देता हूं, अगली पेशी को इतनी तारीख को उपस्थित होगा और उसके बाद में भी न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अगर वो गलती करता है और मैं उसको उपस्थित करने में असमर्थ होता हूं तो न्यायालय मुझसे इतनी रकम, जो न्यायालय आदेश करता है उतनी रकम इसमें भरी जाती है, वो मुझसे जब तक की जा सकती है, यानी न्यायालय मुझसे रिकवर कर सकता है। उसके बाद में इसकी तस्दीक होती है और ये न्यायालय में जमा करवाया जाता है। लेकिन न्यायालय क्यों विश्वास करे कि आपके पास जो जमानती है उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है? तो उसके लिए भी न्यायालय में एक आपको शपथ पत्र देना पड़ता है। वो शपथ पत्र ये कहता है कि मैं इस व्यक्ति की जमानत दे रहा हूं और मेरे पास, मैंने 10,000 रुपए की जमानत दी है तो 10,000 रुपए की मेरे पास प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरे पास भले जमीन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, ताकि अगर न्यायालय को जरूरत पड़े आपकी संपत्ति में से पैसा लेने की तो वो उस संपत्ति में से जो आपने शपथ पत्र में बताई है उसमें से रिकवर कर सकता है। इसके साथ में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उस चीज का वो आपको साथ में पेश करना होता है। ये पूरी बात है जमानत के बारे में। अब सबसे बड़ी सवाल कि जमानत होती कितने प्रकार की है। आप किसी से भी पूछेंगे, जमानत हमेशा दो प्रकार की बताई जाती है, एक तो अग्रिम जमानत और दूसरी होती है रेगुलर, यानी कि जिसको साधारण भाषा में जमानत यानी कि बेल कहते हैं। अग्रिम जमानत यानी कि इंटरिम बेल। लेकिन इजी करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहली तो हो गई जमानती अपराधों की जमानत, दूसरी होगी अजमानती अपराधों में जमानत और तीसरी अपील में पेश करने के दौरान जमानत। ये अपील वाली आप इसको छोड़ दें, पहले हम बात करते हैं जमानती अपराधों में जमानत। जमानती अपराधों में तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है बिना वारंट के जमानती अपराधों में, तो अगर वो व्यक्ति अपनी जमानत देना चाहता है और देता है तो पुलिस थाना अधिकारी भी उसको छोड़ेगा। ये मैंडेटरी है। अगर किसी जमानती अपराध में आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो थानेदार को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अगर आप जमानत देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अब आते हैं अजमानती अपराध। अजमानती अपराध ऐसे जिसमें थानेदार बेल नहीं ले सकता, उसको अगर जमानत पे छूटना चाहते हैं आप तो आपको न्यायालय का आदेश लेना ही पड़ेगा। अब न्यायालय का आदेश कैसा होगा, आपको न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा और उसके अनुसार न्यायालय आपको छोड़ेगा। अब अजमानती अपराध है उसमें भी 2 प्रकार की होती है, एक तो जो इंटरिम बेल है वो, और दूसरी है रेगुलर बेल। इंटरिम यानी अंतरिम जो बेल है, अंतरिम जमानत है, उसको का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को यह अंदेशा है कि उसको किसी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस अंदेशे के कारण उसको ऐसा विश्वास हो जाता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और वो जिस अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है वो अजमानती प्रकृति का है और बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाला है, तो वह व्यक्ति सेशन न्यायालय में या उच्च न्यायालय में आवेदन करता है कि मुझे गिरफ्तार होने का डर है, इसलिए मुझे बेल दी जाए। जो अधिकतर हमने फिल्मों में देखा है कि कोई भी होता है, पुलिस गिरफ्तार करने आती है, उससे पहले कहता है देखो मेरे पास तो जमानत है। ये जो चीज होती है वो अग्रिम जमानत होती है। इसमें न्यायालय ऐसा आदेश देता है कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसे गिरफ्तार न करके इससे जो बेल और बॉन्ड्स है वो ले लिए जाए और उसको रिहा कर दिया जाए। तो ये होती है अग्रिम जमानत। और रेगुलर जमानत होती है वो फिर से 2 प्रकार की हो जाती है। एक तो होती है उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा ली जाने वाली जमानत, कि जो कि धारा 439 में बताई गई है, और दूसरी होती है जो मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा जो जमानत ली जाती है, जो कि धारा 437 में सीआरपीसी में बताई गई है। ये तो हो गई जमानत के प्रकार। एक अभी संशोधन करके अपील के लिए भी 437A जोड़ा गया है, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। जब किसी व्यक्ति, अभी जैसे हमने बात की, जमानत होती है विचारण तक। 437A कहती है कि अगर विचारण समाप्त हो जाता है और उसकी कोई अपील होती है तो उस दौरान उसको ये आदेश दिया जाता है जिसके विरुद्ध
ये आदेश दिया जा रहा है, जैसे कि अभियुक्त है तो उसको ये आदेश दिया जाता है कि आप न्यायालय में, अगर इस आदेश की अपील होती है तो अपीलीय न्यायालय में भी उपस्थित होंगे, इसलिए उसकी एक जमानत ली जाती है। इसको हम जमानत ना कह के बेसिकली इसको कहते हैं बंद पत्र और प्रतिभू कहते हैं, तो ये लिया जाता है। अब इन सभी के बारे में डिटेल में इन कौन सी जमानत कौन से केस में लगेगी और कब लगेगी, कैसे लगाई जाएगी, कौन से कोर्ट में लगेगी, इसके बारे में हम पूरी चर्चा अपने अगले वीडियो में कर रहे हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर